क्या हाल बच्चों, आ गए एक जबरदस्त चैप्टर के साथ इलेक्ट्रिसिटी। देखो भाई, इलेक्ट्रिसिटी आपका 7 मार्क्स में आएगा। अब इस 7 मार्क्स के लिए पढ़ना है। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के लिए सबसे बिल्कुल बेसिक से जानेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले कंसेप्ट आता है चार्ज का। भाई चार्ज एक बिल्कुल फंडामेंटल पार्टिकल है एक एटम के अंदर। हमें पता है कि सारी चीज का जो सबसे बेसिक पार्ट है वो एक एटम है। और एटम में अगर मैं बात करूं, एटम के अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल है, वो जो सबसे बेसिक पार्ट है वो है आपका चार्ज। अब चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज आपका नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे आप देखोगे, आपको ये भी पहले पढ़ा हुआ है आपने, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक मतलब जो सेम चार्जेस के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, दूर होगा। और अनलाइक मतलब जो दूसरे हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेगा, ठीक है मेरे भाई, यहां तक होगी। अब चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से। Q इज द सिंबल टू रिप्रेजेंट चार्ज एंड द SI यूनिट, SI मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, वो आपकी कूलम्ब होती है। इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरे को डिनोट करना है कि मेरा 3 कूलम्ब चार्ज है, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? Q इज इक्वल्स टू 3C। इसका मतलब क्या है? चार्ज जो है वो 3 कूलम है, 2 कूलम के लिए 2 कूलम, ऐसे रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है मेरे भाई। अब आगे चलते हैं। 1 कूलम चार्ज के अंदर कितना चार्ज होता है? 1 कूलम चार्ज के अंदर उतना चार्ज प्रेजेंट होता है जो कि 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर होता है, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद अब 1 इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज होता है? तो ये -1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है मेरे भाई। 1.6 -1.6 × 10⁻19 कूलम, ये 1 इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज होता है, ठीक है मेरे भाई। यहां तक बात क्लियर होगी। अच्छा, अब इससे बात करते हैं। देखो ये यहां पे मैंने एक एडिशनल चीज लिखी है, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी देखो ये आया कैसे। टोटल चार्ज देखो, आपको पता है Q से रिप्रेजेंट होता है टोटल चार्ज, N से रिप्रेजेंट होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E से रिप्रेजेंट होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अब टोटल चार्ज कैसे आता है? जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होते हैं आप उससे मल्टीप्लाई कर देते हो, किससे? 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वो तो फिक्स होता है, तो Q इज इक्वल्स टू Ne, ठीक है मेरे भाई। फिर इसके बाद आते हैं अब हमारा करंट। देखो ये सारा बेसिक था, अब स्टार्ट हुआ है करंट। करंट से आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है। देखो सबसे पहले करंट होता क्या है मेरे भाई? करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब एक चीज ध्यान से समझना, जिस क्वांटिटी के साथ भी अगर मैं रेट लगा दूं तो उसके अपॉन में आपको टाइम लगा देना है। जिस क्वांटिटी के साथ भी अगर मैं रेट लगा दूं तो उसके अपॉन में आपको टाइम लिख देना है, ठीक है मेरे भाई। अब मैंने बोला रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो इसका मतलब आपको चार्ज अपॉन में टाइम कर देना है, ठीक है मेरे भाई। अब इसमें देखना, ध्यान से देखना, करंट I से रिप्रेजेंट होता है और करंट की जो SI यूनिट होती है वो एम्पेयर होती है, ठीक है भाई। ये किसके नाम पे थी भाई? आंद्रे मेरी एम्पेयर ने दिया था, तो उसी के नाम पे ही आप क्या हमने SI यूनिट करंट की लगा दी, एम्पेयर, ठीक है मेरे भाई। यहां तक हो गया। अब एक चीज देखना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को बोलना है करंट मेरा 3 एम्पेयर है, तो I इज इक्वल्स टू 3A, 3 एम्पेयर। 2 एम्पेयर बोलना है तो I इज इक्वल्स टू 2 एम्पेयर, ठीक है मेरे भाई। यहां तक होगी। अब आगे एक चीज देखते हैं, करंट को आप मेजर किससे करोगे, मापोगे किससे? तो आपका करंट मेजर होता है एमीटर से। करंट मेजर होता है एमीटर से। ऐसे एक आपके सर्किट के अंदर ऐसे कहीं लिखा होगा पॉजिटिव नेगेटिव और A बना होगा, इसका मतलब ये एमीटर लगा है, इसका मतलब ये करंट नापने के लिए लगा हुआ है, ठीक है भाई। इसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज पैरेलल क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा। सीरीज मतलब एक लाइन में, पैरेलल आगे बताऊंगा, ठीक है भाई। इसके बाद यहां तक हो गया आपका, ठीक है। अब एक चीज देखो आप ना, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन 1 कूलम, तो 1 कूलम में आपने बोल दिया चार्ज प्रेजेंट ऑन 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अब ऐसे ही 1 एम्पेयर का आ गया, तो देखो ये याद नहीं करनी होती, ये फॉर्मूले से आपको खुद से निकालनी होती है। देखो अब तक सिर्फ एक फॉर्मूला मैंने बताया जो आपको ध्यान रखना है, जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो एक ही है। अब इसी से ही देखो करंट का I करंट होता है, इसमें इसका 1 एम्पेयर ले लिया मैंने, तो Q का भी 1 कूलम ले लूं और टाइम की भी, टाइम कैसे यूनिट सेकंड, तो टाइम का भी सेकंड ले लिया 1 सेकंड। अब अगर मेरे को डिफाइन करना हुआ कि डिफाइन 1 एम्पेयर, तो मैं बोलूंगा 1 एम्पेयर इज, 1 एम्पेयर है क्या? 1 एम्पेयर एक करंट है। 1 एम्पेयर इज करंट फ्लोइंग किस में? व्हेन 1 कूलम क्या? चार्ज, 1 कूलम चार्ज फ्लोज फॉर 1 सेकंड। 1 सेकंड क्या है? टाइम। तो 1 एम्पेयर इज करंट फ्लोइंग थ्रू 1 कूलम चार्ज फॉर 1 सेकेंड। तो इस हिसाब से आप इसे डिफाइन कर लोगे, ठीक है भाई। अब देखो कुछ जो छोटे माइन्यूट होते हैं उन यूनिट्स को देखो, जैसे मिली एम्पेयर, ये मिली एम्पेयर होता है। मिली जिसके भी आगे लगा होता है उसका मतलब होता है 10⁻³
जैसे मिलीमीटर हम पढ़ते थे तो वो 10⁻³ मीटर था, ऐसे मिली एम्पेयर तो 10⁻³ एम्पेयर। माइक्रो एम्पेयर ये मिली है मेरे भाई और ये माइक्रो है, ठीक है। माइक्रो और भी छोटी होगी 10⁻⁶ एम्पेयर। माइक्रो, ये माइक्रो का साइन है, वो मिली का है। यहां तक हो गया। अच्छा अब एक चीज देखना, इसमें ना क्या हुआ, इसमें मैंने लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको बताया कि मेरे भाई करंट ना इस इलेक्ट्रॉन्स आपके इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपके करंट किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, आपका करंट इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, दूसरी डायरेक्शन में जा रहा होगा। क्यों जा रहा होगा, ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई ना, जब इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे, मतलब जो नेगेटिव चार्ज वाले थे वो डिस्कवर नहीं हुए थे, जब इलेक्ट्रिसिटी पहली बार डिस्कवर हुई उस टाइम सिर्फ हम इसलिए पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को ही मानते हैं इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन। अगर मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था तो आप क्या बोलोगे, करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। बट अगर मैंने नेगेटिव चार्ज बोला, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो आप उससे रिवर्स वाली डायरेक्शन लोगे, किसकी, करंट की। ये मैंने चीज आपको बता दी, ठीक है मेरे भाई। चलो भाई आगे देखते हैं भाई पोटेंशियल डिफरेंस को। भाई एक सवाल आता है मन में, सर करंट फ्लो क्यों करता है और कैसे करता है सर करंट फ्लो। तो भाई इसी चीज का जो रीजन है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। ध्यान से समझना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस V से डिनोट होता है, या फिर इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, कितना मैं काम करूं एक यूनिट चार्ज को, जो एक यूनिट चार्ज है उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में कितना मैं काम करूं, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको ना ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो ना आपको यूं समझना पड़ेगा कि भाई करंट क्या है, करंट फ्लो कर क्यों रहा है। करंट की मैंने बता दी डेफिनेशन, पर है क्या, करंट फ्लो कैसे कर रहा है, चार्जेस फ्लो कैसे कर रहे हैं, वो देखते हैं भाई। ध्यान से समझना। देखो अपन जो करते हैं करंट हमने मैथ में भी डिस्कस करा था, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में करंट आता है। करंट वही होता है जो स्ट्रीम होती है, स्ट्रीम मतलब भाव, ठीक है। कोई भी चीज फ्लो करती है उसे हम करंट बोलते हैं। अब एक चीज ध्यान से समझना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमको यूं बोलूं कि भाई यहां पर मैं पानी बिछा दूं, अब पानी को गिरा दूं, क्या पानी फ्लो करेगा, सिंपल। अगर ये प्लेन सरफेस है तो नहीं करेगा। बट अगर मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर दूं, ऐसे कर दूं इसको, तो और यहां से पानी गिराऊं तो भाई बिल्कुल जाएगा नीचे, भाग के स्पीड से जाएगा। तो एक ये चीज आ रही है कि सेम चीज पे तो वो स्टेबल हो रही है, बट जब कोई डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है, हाइट में, तो इस वजह से क्या हो रहा है, वो भाव शुरू हो रहा है, वो फ्लो शुरू हो रहा है। इसका एक और एग्जांपल देखिए भाई, सिंपल सी बात है, ध्यान देना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये बोला कि आपकी ये 2 वाटर ट्यूब्स थी जो आपस में कनेक्टेड थी, ठीक है मेरे भाई, सेम हाइट, सब कुछ सेम था। अब इसमें पानी था फॉर एग्जांपल इतना, और इसमें पानी था इतना। अब होगा क्या, इसमें पानी ज्यादा है, इसमें पानी कम है, तो अब इसका पानी इस तरफ चल देगा, ये पानी इस तरफ चल देगा। कब तक, जब तक इनकी सेम ना हो जाए। कब तक चलेगा ये, जब तक सेम हाइट अटेन ना हो जाए, जब तक मतलब दोनों की इतनी हाइट अटेन ना हो जाए, तब तक ये पानी चलेगा। मतलब ये इस यहां से इस तरफ चल देगा, ठीक है मेरे भाई। आपने डिफ्यूजन पढ़ा है, डिफ्यूजन में भी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाता है। ऑस्मोसिस में था, उसमें भी आपका हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, वाटर में जब बात आती है तो वो आती है। मतलब इस चीज को ना समझो, अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, बट ये तो समझ में आना है। देखो यहां पर पानी रखा तो पानी फ्लो नहीं कर रहा, बट अगर थोड़ा सा आपने ऐसे कर दिया या ऐसे कर दिया, थोड़ा सा भी, हल्का सा भी इंक्लाइन कर दिया, तो उससे क्या होगा, पानी फ्लो करने लग जाएगा। तो यही चीज होता है भाई। करंट ना, जैसे चार्जेस होते हैं, चार्जेस उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, जो आपका कंडक्टर है उसमें चार्जेस प्रेजेंट है। अब वो चार्जेस फ्लो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करवाना पड़ेगा। मतलब एक हाई पोटेंशियल करना पड़ेगा, एक लो पोटेंशियल करना पड़ेगा, तभी चार्जेस फ्लो हो पाएंगे। जैसे यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर देखो इधर भी इक्वल है, इधर भी इक्वल है, तो फ्लो नहीं हो रहा। बट जैसे ही अगर आपने यू कर दिया तो ये हाई हो गया, ये लो हो गया, तो ये फ्लो करने लग गया। तो ऐसे ही उसमें भी आपको हाई और लो क्रिएट करने पड़ते हैं, डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है। और ये डिफरेंस क्रिएट करता है, जो सबसे सिंपलेस्ट चीज होती है वो आपका होता है सेल होता है, या फिर कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल बोलते हैं हम, जिसे बैटरी बोलते हैं, ठीक है। ये अपनी केमिकल एनर्जी को खर्चती है,
इसके अंदर जैसे सेल होता है, सेल के अंदर केमिकल होता है, केमिकल उस केमिकल को खर्चती है ताकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो सके। जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तभी चार्जेस उठ के एक दूसरी जगह से दूसरी जगह जाएंगे, मतलब करंट फ्लो होगा। सिंपल भाषा में देखो यही लाइन लिखी है मैंने, chemical action within a cell generates the potential difference across the terminal of cell even when no current is drawn from it। मतलब उसने बोला है कि अगर कोई करंट भी फ्लो नहीं हो रहा तब भी वो केमिकल एनर्जी खर्च हो रही है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने में। भाई इसने बोला है तब करंट जब फ्लो नहीं हो रहा तब भी, मतलब कहने का मतलब है फॉर एग्जांपल आपने स्विच बंद कर रखा है, स्विच बंद कर रखा है मतलब आपने कनेक्शन काट रखा है, बट उसकी तरफ से तो उसकी एनर्जी लगी रही है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने में, हालांकि करंट नहीं जा पा रहा क्योंकि आपने स्विच बंद कर रखा है, आपने सर्किट है वो कंप्लीट नहीं कर रखा। आगे देखना, व्हेन द सेल इज कनेक्टेड टू अ कंडक्टिंग सर्किट एलिमेंट द पोटेंशियल डिफरेंस सेट्स द चार्ज इन मोशन इन द कंडक्टर एंड प्रोड्यूसेस इन इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही आप एक कंड्यूसिंग सर्किट एलिमेंट लगाते हो, मतलब उसको कंडक्ट करने के लिए देते हो, मतलब जो आपने स्विच है वो स्विच खोल दिया, तो अब वहां से क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पहले से क्रिएट हुआ था। जैसे फॉर एग्जांपल भाई वो क्या सेल अपनी एनर्जी खर्च कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट तो हुई है बट आपने अभी सर्किट बंद कर रखा है, उसका रास्ता रोक रखा है। जैसे ही आपने सर्किट रास्ता खोला और कंडक्टिंग हो गया तो वो भाग जाएगा, तो ऐसे ही फिर वो आपका प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक करंट को। और इसी को ही कंटिन्यूटी में इसको ही मेंटेन करने के लिए सेल को अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। इसी टाइम के बाद एक सेल देखते हो आप, थोड़े टाइम बाद सेल वीक हो जाता है क्योंकि उसकी सारी एनर्जी केमिकल एनर्जी चेंज हो गई है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ। तो पोटेंशियल डिफरेंस V से रिप्रेजेंट करते हैं कितना मैं काम करूं एक चार्ज को इधर से उधर लेके जाने में, कितना मैं काम करूं, वही है। अब देखो एक आपने याद करा था I इक्वल टू Q/T। देखो जो इंपॉर्टेंट है ना मैं वो बताता हुआ चलूंगा। सबसे पहले करंट से आया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज I इक्वल टू Q/T, फिर पोटेंशियल डिफरेंस से आया V इक्वल टू W/Q। ठीक है, अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन है जैसे पहले हमने पढ़ा था डिफाइन 1 एम्पियर, तो ऐसे अब V जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी आपकी SI यूनिट क्या है, उसकी यूनिट है आपकी वोल्ट, उसकी SI यूनिट क्या है वोल्ट। अब ध्यान से समझना, वोल्ट किसके नाम पे थी, एलेसेंड्रो वोल्टा के नाम पे थी। आपको ये नाम याद नहीं रखना, बस मैंने बता दिया कि उसके नाम पे वोल्ट यूनिट पड़ी। अब ध्यान से समझना, अगर एग्जामिनर पूछता है 1 वोल्ट क्या है, डिफाइन 1 वोल्ट, तो आप देखो मैंने बोला था कि इन फॉर्मूले से ही बनाना है आपको। 1 वोल्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन। वर्क डन की SI यूनिट जूल, वर्क डन एनर्जी, इन सब की SI यूनिट क्या होती है जूल। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन फॉर ऑन अ 1 कूलम चार्ज, क्योंकि SI यूनिट कूलम, ऑन 1 कूलम चार्ज, तो आप बोलोगे 1 वोल्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस दैट हैज बीन क्रिएटेड व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क हैज बीन डन ऑन 1 कूलम चार्ज। बात खत्म। ठीक है मेरे भाई, नापोगे किससे, इसे मेजर किससे करोगे, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करोगे वोल्ट मीटर से। ठीक है, ये आपका पैरेलल में लगा रहता है। सीरीज पैरेलल क्या होता है वो आगे आएगा, आगे बताया जाएगा। अब देखो ऐसे ही नजर आता है आपका सर्किट के अंदर, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव और बीच में यहाँ पे V लिखा जाता है। जैसे वहां पे A लिखा जा रहा था, A क्या कर रहा था, एमीटर था जो करंट को मेजर कर रहा था। अगर आपको वोल्ट मीटर, आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो उसके लिए आप वोल्ट मीटर को यूज करोगे। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। देखो भाई सिंबल्स देख लेते हैं अब। ठीक है, सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रिक सेल है, तो भाई इलेक्ट्रिक सेल में देखो एक तो आपको डंडा ऊपर थोड़ा बड़ा नजर आएगा, एक थोड़ा छोटा नजर आएगा। जो बड़े वाला होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल शो करता है और जो छोटे वाला होता है वो नेगेटिव टर्मिनल शो करता है। तो आपको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। ठीक है मेरे भाई, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो मैंने बोला था बैटरी क्या होता है, बैटरी क्या 2 या 2 से ज्यादा सेल्स कनेक्टेड है तो बैटरी है। अब ध्यान से देखना, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो स्टार्टिंग में एक बड़ा डंडा से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में एक छोटा डंडे से खत्म हो रहा है, तो ये बैटरी का हो गया। प्लग की स्विच ओपन, स्विच ओपन का मतलब क्या है कि भाई इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब कहने का मतलब है इसका जो कनेक्शन है वो काट रखा है, वो ओपन है, कनेक्शन काट रखा है, तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। दूसरे देखना प्लग की और स्विच क्लोज, क्लोज्ड में क्या है, अब यहाँ पे डॉट लगा दी, इसका मतलब अब करंट फ्लो करेगा इसमें। ठीक है, अब वायर जॉइंट, अगर मतलब ये वायर इससे जुड़ी हुई है तो यहाँ पे जॉइंट मिलेगा, अगर वो जुड़ी नहीं हुई उसके ऊपर से या नीचे से कहीं से निकली हुई है तो वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, तो इस टाइप से नजर आएगा। आपका बल्ब है, बल्ब या तो इस टाइप से, या फिर जो नॉर्मल बल्ब आपने पढ़ा है बचपन में उस टाइप का बल्ब बना पाएगा, जो एक नेगेटिव पॉजिटिव का।
रजिस्टर क्या होता है? जो रेजिस्टेंस पैदा करे। रेजिस्टेंस क्या होता है? रुकावट होता है। अगला टॉपिक इससे यही आएगा, ठीक है भाई। उसमें ये ऐसे ऐसे वेव्स करके नजर आएंगी। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब जो अलग अलग रेजिस्टेंस कौन क्रिएट करता है? रियोस्टेट होता है। रियोस्टेट मतलब इसमें इसको हम आगे पढ़ेंगे कि जब जैसे फॉर्मूला आएगा एक V इक्वल टू आई आर में हमें क्या करना होता है? हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, वो हमारी फिक्स होती है। आगे से जो आ रही होती है हमें बदलना, उसे हम बदल नहीं सकते हैं, बट करंट हमें बदलना होता है क्योंकि अलग अलग नीड्स के हिसाब से हमें करंट चाहिए होता है। तो इस केस में हम यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस को यूज करते हैं, रियोस्टेट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसको आप बदल नहीं सकते, ये आपको बदला हुआ चाहिए, तो इसको से आप बदल के आप उसको बदल लोगे, ठीक है मेरे भाई। तो ये मतलब अभी सिर्फ ये याद रखना, वेरिएबल रेजिस्टेंस कौन होता है, वो इंस्ट्रूमेंट कौन होता है? उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है रियोस्टेट। या तो आपको ऐसे एरो करके नजर आएगी या ऐसे करके होगा। यहाँ तक क्लियर है? एमीटर मैं बता चुका हूँ जो करंट मेजर करता है, इसको हम सीरीज में लगाते हैं। वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है वो वोल्ट मीटर है, इसको हम पैरेलल में लगाते हैं। अब आ जाते हैं भाई दो क्वेश्चंस की तरफ। भाई मैं क्वेश्चंस को भी साथ में लेते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि देखो खाली थ्योरी कराना और फिर आप क्वेश्चंस करो और आपसे क्वेश्चन ना हो तो कोई बेवकूफ़ी है। साथ के साथ चलते हैं, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट आपको सब कुछ सारे कंसेप्ट क्लियर होते चलेंगे। देखना भाई, एक करंट है 0.5 एम्पियर का जो एक फिलामेंट ड्रॉ कर रही है 10 मिनट के लिए। इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है। सबसे पहले देखो जो चीज़ गिवन होती है लिख दो, आई करंट 0.5 एम्पियर, ठीक है, लिख दी मेरे भाई। 10 मिनट, टाइम है 10 मिनट। देखो मिनट कभी भी एसआई यूनिट में नहीं होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड, एसआई यूनिट टाइम की सेकंड है, तो 10 मिनट में 10 मल्टीप्लाई बाय 60 मतलब 600 सेकंड हो गया आपके पास। अब आपको मैंने दो ही फॉर्मूले याद करवाए, एक तो देखो आपको यू करवाया है, करंट की डेफिनेशन बोली तो आपने ये बोला, और एक पोटेंशियल डिफरेंस की बोली तो आपने ये बोला, तो ये दो ही फॉर्मूले याद कराए हैं अभी, ठीक है। तो करंट क्या होता है? क्यू बाई टी, आप लिख दीजिए बस, अपने आप जो पूछा होगा अपने आप आ जाएगा। चार्ज निकालना है तो चार्ज क्या होगा? आई टी, ठीक है, ये हमें याद करा हुआ था। आई की वैल्यू कितने है? 0.5, टाइम कितना है आपका? 600, तो ये आ गया 1/2 इससे कटा तो 300, और ये आपका चार्ज है। चाहे चार्ज किस में होता है आपका? कूलम में होता है, तो 300 कूलम आपका चार्ज आ गया। अगला क्वेश्चन, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग 2 कूलम चार्ज हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। देखो आपको पता है कि गिवन क्या है? 2 कूलम चार्ज, तो Q इक्वल टू 2 कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12 वोल्ट। आपको कुछ नहीं करना, आपको जो फॉर्मूला आता है वो लिख दो, V इक्वल टू W/Q, ये आता है अपने को। तो V की वैल्यू 12 है, W ना पता, Q कितना है? 2, तो W आ गया VQ 12 मल्टीप्लाई बाई 2। और देखो वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल, तो 24 जूल इसका आंसर आ गया। आगे देखना भाई, अब आप आगे देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आ गया अब ओम्स लॉ। भाई ओम्स लॉ जॉर्ज सिमन ओम ने दिया था, एक रिश्ता दिया था ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ ध्यान से समझना, ओम्स लॉ को हम याद करेंगे वीर से। वीर होता है ना, जैसे वीर, तो ये वीर हो गया। अब इस वीर में V इक्वल टू आई आर, ये कैसे होगा ध्यान से समझना। पहले ओम्स लॉ है क्या भाई? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। भाई इसने एक सिंपल सी बात बोली है कि ओम्स लॉ ये यूं बता रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। कब? जब आपका टेम्परेचर आप सेम रखो, एक ही पॉइंट पे बात करो, एक ही टेम्परेचर पे बात करो, तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है मेरे भाई? कि अगर ये चीज बढ़ेगी तो ये चीज भी बढ़ेगी, अगर ये चीज घटेगी तो ये चीज भी घटेगी, ठीक है मेरे भाई। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब एक चीज ध्यान से समझना, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आपका ये है, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटके इक्वल टू आता है तो एक फिलहाल कांस्टेंट आता है। वो फिलहाल कांस्टेंट जो है इस बार वो कांस्टेंट क्या है? R, ठीक है मेरे भाई। तो वो फिलहाल कांस्टेंट क्या है? R। तो आपका बन गया V इक्वल टू आई आर। ध्यान से समझना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हटता है इक्वल टू आता है तो एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट फिलहाल R है। R is a constant called resistance for a given material, given metal या material। ध्यान से समझना। अब एक चीज ध्यान से समझना, रेजिस्टेंस है क्या मेरे भाई? रेजिस्टेंस ना रुकावट है। जैसे करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके बीच में कहीं रुकावट आ रही है, रेजिस्ट कर रहा है। रेजिस्ट मतलब रोकना। तो प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। अब चार्जेस जा रहे होते हैं,
चार्जेस जा रहे होते हैं तो ध्यान से एक चीज समझना, देखो भाई अंदर भी एटम्स हैं, अंदर भी भाई पॉजिटिव नेगेटिव होंगे। अब एटम्स में क्या होता है, कई बार होता है लाइक चीजें आ जाती है, कई बार अनलाइक चीजें आ जाती है। अनलाइक चीजें होती है तो अनलाइक चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये भी समझ लो, ये एक रास्ता है कंडक्टर का, अब यहाँ पे मान लो बहुत सारे एटम्स बैठे हैं, तो हो सकता है कोई इसको अट्रैक्ट कर ले, हो सकता है कोई रिपेल करे। तो मेरे भाई यहाँ पर ना रुकावट, बेसिकली रुकावट जो इसके रास्ते में जो रुकावट आ रही है, इसको एक दूसरे तरीके से ध्यान से समझे। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है, इस रास्ता ये बिल्कुल खाली रास्ता है, आप बहुत स्पीड में भाग जाओगे, बट दूसरे रास्ते में 4 आदमी खड़े हैं और वो हिल नहीं रहे। अब इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी ना, तो इसमें आपकी कहीं ना कहीं स्पीड कम हो जाएगी। तो इसने बोला है कि इसमें रुकावट होती है, रेजिस्टेंस में रुकावट होती है, जो करंट फ्लो कर रहा होता है, जो चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं उसमें रुकावट पैदा होती है, मतलब बीच में उसको रोकते हैं। ठीक है मेरे भाई, यहां तक बात समझ में आई। अब ऐसा यूनिट क्या है रेजिस्टेंस की, ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है भाई, जैसे एग्जांपल मेरे को बताना है कि रेजिस्टेंस 3 ओम है, तो रेजिस्टेंस के लिए आर लिखूंगा मैं 3, ओम का साइन ये है मेरे भाई। ठीक है भाई, यहां तक हो गया। अब जैसे कि भाई मैंने 1 एम्पेयर क्या था हमने पढ़ा था, 1 वोल्ट क्या था, ऐसे ही अगर हमसे पूछे कि 1 ओम क्या है, तो देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है V = IR। अब अपने को क्या निकालना है, R पूछा है मैंने, रेजिस्टेंस ओम होता है, तो इसके लिए R अपनी जगह पे मस्त बैठा है, V अपनी जगह पे मस्त बैठा है, I इधर है, नीचे आएगा। तो अगर मेरे को रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस जो कि O1 ओम है, तो इधर भी मैं जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी 1 वोल्ट लूंगा, इधर करंट भी मैं 1 एम्पेयर लूंगा। तो अब मेरे को डिफाइन करना है 1 ओम। 1 ओम इज है क्या, 1 ओम इज रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड एंड 1 एम्पेयर करंट फ्लोज, 1 एम्पेयर करंट फ्लोज। ये बात सारी होगी। इसके बाद देखना, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कई बार ग्राफिकल उसमें, कि VI का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आपको क्या दे सकता है, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया, ध्यान देना, आपको दे दिया ये V है, ये I है, ये आपका यहाँ पे 6 वोल्ट है, ये 2 एम्पेयर है, यहाँ पे आपका 3 वोल्ट है, तो यहाँ पे बताओ ये कितना होगा, ऐसे करके दे दिया। ठीक है, और एक ही कंडक्टर के बारे में बात करी है, तो अब x दे दिया, x की वैल्यू निकालो। तो आप देखोगे कि V/I जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, V/I हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। वो कांस्टेंट क्या है, R। तो आप क्या करोगे, 6/2 = 3/x। तो यहां से ये इस पे कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। ठीक है, तो 4 एम्पेयर आपका यहां से आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, यूं देखा गया, जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा था और जब करंट बढ़ रहा था, तो इससे क्या हुआ, इससे जो आपका रेजिस्टेंस आया वो एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रहा था। ठीक है मेरे भाई, ये चीज समझ में आई। इसके बाद रियोस्टेट मैं पहले ही बता चुका हूं। रियोस्टेट क्या होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस इज अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज। मतलब आगे इसको हम डिस्कस करेंगे, कई सिचुएशंस ऐसी आएंगी। जैसे देखो V = IR है, अब V = IR है, आपको ध्यान से समझना, ये सोर्स ऑफ वोल्टेज को आप बदल नहीं सकते, बट आपकी नीड्स है डिफरेंट टाइप ऑफ करंट की। आपको किसी में कम करंट चाहिए, किसी में ज्यादा करंट चाहिए, तो आप कैसे रेगुलेट करोगे भाई, 3 है, देखो 3 में से एक को तो आप बदल नहीं सकते, एक तो बदल ही नहीं सकता, दूसरे को आपको बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, तीसरे पे कुछ इफेक्ट लाना पड़ेगा जब तो बदलेगा। तो इसलिए हम इसने वेरिएबल रेजिस्टेंस को बदल देते हैं। ठीक है, ताकि हम करंट को रेगुलेट करें। यहां तक समझ में आया, आगे देखते हैं भाई। आगे देखते हैं भाई, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। भाई जो रेजिस्टेंस है वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो भाई लेंथ पे डिपेंड करती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे करती है और टेम्परेचर पे करती है। आपको जो ध्यान रखने हैं 3 सबसे इंपॉर्टेंट, एक ये और एक ये और एक ये। अब ध्यान से समझना, देखो कैसे। सबसे पहले तो रेजिस्टेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ की। मतलब कहने का मतलब है कि जो आपका कंडक्टर है, जो मटेरियल है, अगर आप उसकी लंबाई बढ़ा दो, उसकी लेंथ बढ़ा दो, तो जितनी ज्यादा लंबाई बढ़ती जाएगी उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली मैंने पहले ही बता दिया था, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। फॉर एग्जांपल लेंथ आपने कम कर दी, लंबाई कम कर दी, तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। दूसरा फैक्टर है जो कि इनवर्सली है। देखो अगर ऊपर ऊपर लिखे हुए हैं तो वो डायरेक्टली, बट ऊपर नीचे या नीचे ऊपर वो होता है इनवर्स रिश्ता। इनवर्स रिश्ता में क्या होता है, अपोजिट रिश्ता। अगर एरिया बढ़ेगा
तो रेजिस्टेंस घटेगी, और इसका वाइस वर्सा। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगी, ये घटेगा, एरिया कम होगा तो ये बढ़ेगा। देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ये वायर है, तो इसकी वायर में अगर मैंने ये बात करी, ये तो होगी आपकी लेंथ, ये तो लेंथ होगी। अब क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ये है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे जनरली वायर है, वायर में ये कौन सा एरिया होगा, ये सर्कल एरिया होगा। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई। तो इसने बोला है कि अगर आप इसको क्या कर देते हो, एरिया कम कर देते हो। इसका एरिया कम करने का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एरिया है, अब इसको अगर आप लंबा कर दो, लंबा खींच दो, तो इसका एरिया कम हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगी, बट एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा। तो एरिया कम रेजिस्टेंस ज्यादा, एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस कम। देखो एरिया कम रेजिस्टेंस ज्यादा, एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस कम, वाइस वर्सा का रिश्ता हो गया। अब देखो दो चीज देख ली हमने। सबसे पहले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब इनको कंबाइन करोगे तो एल ऊपर है, ए नीचे है, तो ये आ गया। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वलिटी लगाते हो तो कांस्टेंट आता है। वो फिलहाल कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है आपका, रेजिस्टिविटी, जिसको रो, आर एच ओ, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसको हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बोलते हैं, एक मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर की। ध्यान से एक बात को समझना, देखो इसमें बोला हुआ है रेजिस्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। देखो अगर मैंने बोला एक कंडक्टर, जैसे एक फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर है, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करेंगे। सबसे पहले तो आप बोलोगे सर इसकी ना लेंथ डिपेंड करेगी, लंबाई। दूसरा सर इसका ये एरिया है, क्रॉस सेक्शन, ये डिपेंड करेगा। तीसरा सर आपका तापमान भी करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अच्छा चौथी चीज सर इसका मटेरियल। अब जहां पर मैंने मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल बोला है ना, यहां से देखो रेजिस्टेंस एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें ये सारे पैरामीटर्स आ गए। रेजिस्टिविटी इसका सब पार्ट है जो कि सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे आ जाता है, जो इस पे बात आ जाती है कि भाई ये आपका जो मटेरियल है किस चीज का बना हुआ है। भाई अलग अलग, क्या ये कंडक्टर है, क्या ये इंसुलेटर है, क्या ये एलॉय है, अलग अलग चीजों के हिसाब से अलग अलग उसकी रेजिस्टिविटी होगी। ठीक है मेरे भाई। अब जैसे देखना भाई, रेजिस्टिविटी की बात करते हैं, मेटल्स और अलॉयज। अलॉयज क्या होता है भाई, जो मेटल्स या नॉन मेटल्स को मिला के बनाई जाए उसको अलॉयज बोलते हैं। अब ध्यान से समझना, मेटल्स और अलॉयज की लो रेजिस्टिविटी होती है। भाई इसका एक चार्ट दे रखा, वो चार्ट आपको याद नहीं करना, बट आप जर्नली उसमें आप ये ऑब्जर्व करोगे कि कंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी है वो 10⁻⁻8 ओम मीटर। अच्छा ये ओम मीटर कहाँ से है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनर पूछता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस बता दोगे आप, रेजिस्टेंस कहाँ से आया था, रेजिस्टेंस V = IR, IR में R आया V/I, ठीक है, यहां से रेजिस्टेंस आ गया था। ठीक है, अब एक चीज देखते हैं रेजिस्टिविटी कैसे आया। देखो ध्यान से समझना, रेजिस्टेंस के फैक्टर्स को हमने डिस्कस करा, यहां तक हम पहुंच गए थे, रेजिस्टेंस = रेजिस्टिविटी × L/। अब इस रेजिस्टिविटी को एक तरफ रखो, R वहीं पे, ये A नीचे है तो ऊपर आ गया, L ऊपर है तो नीचे आ गया ये। अब मेरी बात ध्यान से समझना, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है आपकी ओम, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर। भाई क्रॉस सेक्शनल एरिया मीटर स्क्वायर, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, लेंथ मीटर में। तो अब यहां से देखना, ये इससे कट गया तो आपका ओम मीटर आ गई रेजिस्टिविटी की SI यूनिट। रेजिस्टिविटी की जो SI यूनिट क्या आई वो आपकी ओम मीटर आ गई। ठीक है मेरे भाई। अब देखना मेटल्स और अलॉयज में आप देखोगे, जैसे मेटल्स की बात करी तो मेटल्स उस चार्ट में देखोगे तो 10⁻⁻8 ओम मीटर में है ये। अब देखो ये रेजिस्टिविटी आप खुद से सोचो, देखो 10⁻⁻8 का मतलब क्या है, ये देखो 10⁻⁻8 है, इसका मतलब क्या है 1 में ऐसे ऐसे करके 8 जीरो लगेंगी। अब एक चीज देखो, इसका मतलब क्या है 0.0000 समथिंग, मतलब इतना 0.000 का समथिंग करके रेजिस्टिविटी है। मतलब कहने का मतलब है रुकावट बहुत कम है, कंडक्टर्स में रुकावट बहुत कम है। वहीं अलॉयज की बात करते हैं, अलॉयज में 10⁻⁻6 है। भाई उसमें तो रुकावट कतई ना थी, इसमें बिल्कुल हल्की फुल्के ना के बराबर है वो भी अलॉयज में। ठीक है, इसको हमने मेटल्स और अलॉयज को गुड कंडक्टर्स में रखा। वहीं देखना इंसुलेटर्स में देखना, जैसे रबर और ग्लास, इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो 10⁻12 है। देखो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव 10⁻17 ओम मीटर, इस रेंज में जाती है इंसुलेटर्स की। मतलब ध्यान से समझो, 10⁻12 का मतलब है मेरे भाई ऐसे ऐसे 12 जीरो लगा दो, और पॉजिटिव में ऊपर या नीचे नहीं है, 2 4 6 8 10 12 मेरे भाई साहब बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा रुकावट हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई, इस वजह से ये कंडक्टिव नहीं करेंगे, दैट्स वाई दे आर इंसुलेटर्स। यहाँ तक समझ में आई। ठीक है,
रेजिस्टेंस और अच्छा रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी में एक डिफरेंस वो भी हो गया था। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है? ओम। रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या है? ओम मीटर। ठीक है, अब यहां पे बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही टेम्परेचर से वेरी करते हैं, दोनों ही पे ही टेम्परेचर तापमान का फर्क इफेक्ट पड़ता है। अब देखना, ये बता दिया रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज हायर देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। ये जनरली देखा गया है कि जो अलॉय की रेजिस्टिविटी होती है, मतलब अलॉय बनता है मेटल से या नॉन मेटल से, अब जिनसे बना हुआ है ना उनसे ज्यादातर उसकी रेजिस्टिविटी रुकावट थोड़ी सी ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, अलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज बर्न रेडिली एट हाई टेम्परेचर। जो अलॉयज होते हैं भाई, अलॉयज बनाए किस वजह से जाते हैं? कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी, तो इसने बोला है ऑल अलॉयज ज्यादातर इजीली बर्न नहीं करते। अलॉयज ज्यादातर ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना, मतलब जलना, तो अलॉयज जनरली ऑक्सीडाइज नहीं करते, बर्न नहीं करते इवन एट हाई टेम्परेचर पे। इसी वजह से हम इनको हीटिंग डिवाइसेस में यूज करते हैं, जैसे प्रेस होती है, इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर होते हैं, वहां पर हम अलॉयज को यूज करते हैं ताकि ये विथस्टैंड कर पाए बहुत ज्यादा टेम्परेचर को भी, ये बर्न ना हो पाए, जले ना। ऐसे ही टंगस्टन देखा है, टंगस्टन फिलामेंट्स में बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में एक्सक्लूसिवली, मतलब इसी को यूज किया जाता है ज्यादातर इलेक्ट्रिक बल्ब में, फिलामेंट्स में टंगस्टन को। और देखो कॉपर और एल्यूमिनियम को हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस में बिकॉज ऑफ देयर कंडक्टिविटी हम इनको इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन जो कंडक्ट करवानी है उसमें हम यूज करते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये क्लियर हो गया। न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं भाई, ठीक है थोड़े बहुत। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ रेजिस्टेंस इज 1200 ओम। देखो भाई, आपको क्या पता है? आपको सिर्फ देखो फॉर्मूलेज क्या याद रखें, यहाँ तक जितने बताए सारे देखना। सबसे पहले तो मैंने करवाया था करंट की डेफिनेशन कराई थी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो यहां से एक बना था। फिर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बताया था, कितना मैं काम करूं एक चार्ज को इधर से उधर लेके जाने में, तो दूसरा फॉर्मूला बना था। तीसरा फॉर्मूला बना था वीर का, V इक्वल टू आई आर। आपके इन्हीं फॉर्मूले पे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक और फॉर्मूला हमने जब रेजिस्टेंस देखा था, रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था, तो लेंथ पे और इनवर्सली एरिया के, तो एक ये फॉर्मूला। ठीक है, तो इन पे देखते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले करंट निकालना है, इलेक्ट्रिक बल्ब 220 वोल्ट, 220 वोल्ट आपको क्या दे रखा है वहां पे? पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस की जगह 220 रख दिया, रेजिस्टेंस 1200 रख दिया, तो आई आ गया 220 बाय 1200। जो करंट की यूनिट होती है, यूनिट जरूर लिखना नहीं तो आधा नंबर कट जाएगा। करंट आ गया 0.18 एम्पियर। अगला क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस इज 60 वोल्ट व्हेन करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम सोर्स, व्हाट करंट विल ड्रॉ इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। इसने बोला कि पहले पोटेंशियल डिफरेंस था 60 वोल्ट, जब करंट था आपका 4 एम्पियर, तो आपने सिंपल वी लगाया, V इक्वल टू आई आर, तो यहां से आर आया V बाय आई, जो कि फिक्स होता है, वो क्या है 15। रेजिस्टेंस फिक्स रहता है, कांस्टेंट। अगर एक के बारे में बात करें, एक कंडक्टर के बारे में बात करें, तो रेजिस्टेंस आया 15। अब इसने क्या करा, अब इसने पोटेंशियल डिफरेंस को 120 कर दिया, तो वहीं वापस से वीड लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस अब क्या है 120, रेजिस्टेंस तो फिक्स रहेगा जो आया था 15, करंट निकाल दिया, करंट आया 120 बाय 15 8 एम्पियर। ठीक है मेरे भाई। तीसरा, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस, इफ डायमीटर ऑफ वायर इज 0.3 mm, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी। ध्यान से देखना, रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टिविटी L बाई। अब देखो इसमें ना कुछ स्टैंडर्ड आपको ऐसा यूनिट से हमेशा याद होनी चाहिए। देखो इसमें लेंथ की मीटर होती है, तो लेंथ की मीटर ही रखी। अच्छा, डायमीटर है 0.3 mm, डायमीटर है 0.3 mm, तो रेडियस उसका आधा 0.3 बाई 2 mm। अब 1 सेंटीमीटर में मेरे भाई 10 mm होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 mm और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो अब आप ध्यान से समझना, सबसे पहले तो mm से आप किस में जाओगे, mm से आप जाओगे कहां पे है, mm से आप किस में गए हुए हो, हाँ यहाँ पे डायमीटर था, डायमीटर से आपने रेडियस डायमीटर का आधा। अब इसके बाद अगर आप देखो mm से सेंटीमीटर में जाओगे, mm से सेंटीमीटर में जाओगे, सेंटीमीटर से mm में जा रही तो मल्टीप्लाई बाय 10, mm से सेंटीमीटर में जा रही तो डिवाइड बाय 10, तो डिवाइड बाय 10 के लिए एक 10 लग गया। अब आ गया आप सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, मीटर में जाने के लिए फिर 2 से और डिवाइड, तो यहाँ पे 3 लग गए, 0 नीचे पीछे। ठीक है, तो रेडियस आ गई, और ये पॉइंट का जब नीचे आया तो एक और लग गई, तो यहाँ पे 3 बाय 20,000 मीटर हो गया, रेडियस होगी। अब ध्यान से समझना। अच्छा, ये कहाँ की बात हो रही है, डायमीटर वगैरह, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जैसे ये आपकी वायर है, तो आपका ये जो एरिया होता है ना, ये एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो ये क्या एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर।
तो अब यहाँ पे ये हो गया, रेजिस्टेंस की जगह 26 ओम पुट कर दिया, रेजिस्टिविटी निकालनी है, लेंथ 1 मीटर थी, 1 मीटर थी, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, सर्कल होता है ये पाई आर स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से सॉल्व करके रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ गई 1.84 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ऐसा यूनिट ध्यान रखना, रेजिस्टिविटी की ओम मीटर होती है, रेजिस्टेंस की ओम होती है। आगे देखो, A 4 ohm resistance wire is doubled on it, calculate the new resistance। इसने बोला है कि एक जो वायर थी उसका डबल कर दिया। अब डबल करने से होगा क्या, डबल करने से जो लेंथ जो है मेरे भाई, देखो ये जैसे फॉर एग्जांपल ये थी, अब इसने क्या करा, रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड ऑन इट, इस पे डबल कर दी, डबल कर दी तो इससे इसका ये जो है ना, जो लेंथ जो है नई वाली, वो तो देखो इस पे डबल कर दी, मतलब ऐसे लपेटा मार दिया, तो इससे जो इसका लेंथ थी वो तो होगी रिड्यूस, उसकी आधी होगी, और जो उसका एरिया था जो नई वाला था, जो देखो ये जो एरिया था, अब ये एरिया बड़ा हो गया, अब ये एरिया बड़ा हो गया क्योंकि ये फोल्ड कर दी ना आपने, ऐसे कर दी, तो अब जो एरिया था वो हो गया दुगना, ट्वाइस। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो अब इसकी नई रेजिस्टेंस निकालनी है। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रेजिस्टिविटी इनटू L बाय A। जब ये ऐसा था तो इसकी वैल्यू 4 थी, है ना, 4 थी मेरे भाई। अब देखना जो नई रेजिस्टेंस आएगी, नई रेजिस्टेंस क्या आएगी, रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी, मटेरियल सेम है, लेंथ बट अलग है, एरिया अलग है। अब लेंथ कौन सी है, ध्यान से देखोगे तो लेंथ पहले वाले की आधी है L/2, एरिया क्या है, दुगना। तो यहां से देखोगे जो नई वाली रेजिस्टेंस आई है, ये 2 नीचे आ गया, तो रेजिस्टेंस आई रेजिस्टिविटी इंटू L/2 इंटू 2 4 है। अब ध्यान से समझना, इसकी वैल्यू अगर तुम ध्यान से देखोगे, इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या थी, ऑलरेडी 4 थी, या फिर इसको ऐसे समझो, इसकी वैल्यू क्या थी, रेजिस्टेंस थी, तो ये पुरानी वाली रेजिस्टेंस की 1/4 हो जाएगी नई वाली रेजिस्टेंस। तो पहले कितनी थी, पहले थी 4, तो 4/4 अब क्या हो जाएगी 1, तो रेजिस्टेंस अब होगी 1 ओम। ठीक है मेरे भाई। अब देखो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस जो बनते हैं ना, देखो भाई इस पे बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसमें ना आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, इससे दुनिया भर के क्वेश्चंस बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं यूं बोल दूं मेरे भाई कि आप एरिया जो है नए वाला एरिया उसको कर दो 3 गुना, और लेंथ को कर दो, लेंथ को भी कर दो, लेंथ कर दो आधी कर दो, तो भाई इस पे अब नई रेजिस्टेंस पे इफेक्ट कैसे करेगा। तो अब ये यही करना है। देखो रेजिस्टेंस होता है L/, अब नई वाली निकालनी है तो उसके लिए नई लेंथ लगेगी, नया एरिया लगेगा। तो अब लेंथ आपकी नई कौन सी है, L/2, और एरिया क्या है आपका 3/, तो यहाँ से आपकी क्या आ गई, ये आ गई L/6 से। तो इसका मतलब जो नई रेजिस्टेंस है वो 1/6 है। आपने इसके हिसाब से वो कुछ भी चेंज करा सकता है। हो सकता है आपका जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एरिया को बोल दे कि एरिया आधा है और लेंथ आपकी, लेंथ जो नई वाली लेंथ है वो दुगनी है। तो इसमें देखो, इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस ये होता है। अब नए वाले में क्या है, नए वाले में आपके में जो ये लेंथ है, नई वाली लेंथ, वो लेंथ क्या है, नई वाली लेंथ क्या है, दुगनी कर रखी है। नई वाली लेंथ क्या दुगनी कर रखी है, तो दुगनी कर दी 12, और एरिया क्या कर रखा है, आधा कर रखा है। तो इससे देखो ये 2 ऊपर आ गया, तो यहाँ पे आ गया ये 4 रेजिस्टिविटी इंटू L/, मतलब कहने का मतलब जो पुरानी वाली रेजिस्टेंस थी उसके 4 गुना 4 टाइम्स हो गया। तो इस हिसाब से आप अपने क्वेश्चंस बना सकते हो और अपने आप सॉल्व कर सकते हो।